एवरीवन, मैं संचिता जैन मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज। हम प्रोवाइड कराते हैं आपको क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, तो आइए और जुड़िए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। आज के सेशन में मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 10 की सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। इस चैप्टर 2 का आज हम करने वाले हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। जी हाँ, इस चैप्टर से संबंधित जितना भी पूरा अपना मटेरियल है वो पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। इस चैप्टर को 2 से 3 पार्ट में कवर किया गया है। उसके बाद इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारा जो पैटर्न है पूरा इसी स्टेप में कंप्लीट कराते हुए पूरा करा दिया गया है। और अब बारी आती है हमारे कंप्लीट चैप्टर रिवीजन की। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। और शुरू करने से पहले आप सभी आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चलिए तो शुरू करते हैं और सबसे पहले इस चैप्टर के परिचय के बारे में जान लेते हैं, यानी कि इस चैप्टर में हमें किन किन टॉपिक्स को कवर करना है, कौन कौन सी नई बातें इस चैप्टर के जरिए हमें जाननी है। तो चलिए चलते हैं चैप्टर के परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन की तरफ। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि आर्थिक कार्य क्या होता है और आर्थिक कार्यों के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। अब आर्थिक कार्य के 3 क्षेत्रक होते हैं, हम सभी जानते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि व्यवस्था, द्वितीयक क्षेत्र यानी कि औद्योगिक व्यवस्था, तीसरी व्यवस्था जो होती है, तीसरा क्षेत्र जो होता है या तृतीय क्षेत्र जो होता है वो होता है सेवा क्षेत्र। तो तीनों क्षेत्रों की अपन तुलना करेंगे कि तीनों क्षेत्र में क्या क्या होता है, तीनों क्षेत्र से कितना आर्थिक लाभ होता है। तीनों क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र भारत की जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पादन में कितना योगदान देते हैं। उसके बाद भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की भूमिका को जान लेंगे। और अगले पैटर्न में हम जानेंगे संगठित और असंगठित के रूप में क्षेत्रकों का विभाजन, यानी कि कौन से क्षेत्र संगठित क्षेत्र में आते हैं और कौन से क्षेत्र असंगठित क्षेत्रों में आते हैं। उसके बाद देखें तो स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रों के बारे में जानेंगे, यानी कि स्वामित्व या अधिकार के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर क्षेत्र हैं सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। इस तरीके से जो है हमारा परिचय कंप्लीट होता है, यानी कि इन सारी चीजों के बारे में हमें इस चैप्टर में जानना है। चलिए तो शुरू करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र आर्थिक गतिविधि क्या होती है, सबसे पहले इस बारे में जान लेते हैं। तो ऐसे क्रियाकलाप जिनको करके जीवन यापन के लिए आय प्राप्त की जाती है। आर्थिक क्रियाकलाप या आर्थिक गतिविधि किसे कहते हैं? ऐसे क्रियाकलाप या ऐसी गतिविधि जिनको करके जीवन यापन के लिए आय प्राप्त की जाती है। अब वो आर्थिक गतिविधि या आर्थिक क्रियाकलाप किसी भी तरीके के हो सकते हैं। किन तरीकों के हो सकते हैं? जैसे कि अर्थव्यवस्था के जो 3 क्षेत्र हैं, 3 क्षेत्र में जैसे कि कृषि क्षेत्र है, तो कृषि क्षेत्र में भी कई सारे लोगों की आवश्यकता होती है काम करने के लिए। और जब वो व्यक्ति काम करते हैं कृषि क्षेत्र में, उसके बदले उनको एक निश्चित राशि दी जाती है जो कि उनकी आय कहलाती है। अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र की बात करें आर्थिक गतिविधि में या आर्थिक क्रियाकलाप में, तो द्वितीय क्षेत्र कौन सा होता है? औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र में भी ऊपर से नीचे तक कई सारे व्यक्ति काम करते हैं, कई सारे कर्मचारी काम करते हैं और उनके कार्य और योग्यता के आधार पर उनको जो है वेतन दिया जाता है, पैसे मिलते हैं जो कि उनकी आय होती है। अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र की बात करें आर्थिक गतिविधि या आर्थिक क्रियाकलाप में, तो अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र जो होता है वो सेवा क्षेत्र होता है। उसमें भी ऊपर से नीचे मध्यम लेवल पर भी कई सारे कर्मचारी, कई सारे व्यक्ति कार्य करते हैं, तो उनको भी उनकी कार्य और योग्यता के आधार पर एक वेतन दिया जाता है प्रति माह। तो वो क्या हो गया? वो भी उनका आय का साधन हो गया, वो उनकी आय हो गई, इनकम हो गई। तो यही तो आर्थिक गतिविधि है, यही तो आर्थिक क्रियाकलाप है जिनके जरिए व्यक्ति कार्य को करके अपनी आजीविका को प्राप्त करता है, यानी कि आय को प्राप्त करता है। तो आर्थिक क्रियाकलाप या आर्थिक गतिविधि ऐसी गतिविधियां हैं जिनको करके जीवन यापन के लिए आय प्राप्त की जाती है। तो आर्थिक क्रियाएं या आर्थिक गतिविधियां या आर्थिक क्रियाकलाप क्या होते हैं, ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। चलिए तो अब चलते हैं आगे।
अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की बात करें तो किसी भी अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्र या 3 सेक्टर में बांटा गया है। कौन कौन से हैं हम सभी जानते हैं, कई बार पढ़ा है, फिर से देख लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक है, द्वितीय क्षेत्रक है और तृतीय क्षेत्र है। कौन कौन से 3 क्षेत्र हैं? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र कौन सा होता है भाई? प्राथमिक क्षेत्र जो है, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि एवं संबंधित गतिविधियां। अब कृषि से संबंधित कौन सी गतिविधियां हो सकती हैं? कृषि से संबंधित एक पशुपालन भी है भाई, मत्स्य पालन भी इसी के अंतर्गत आता है। कृषि एवं संबंधित गतिविधियां, ये हो गया अपना प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र की हम बात करें तो द्वितीय क्षेत्र होता है उद्योग क्षेत्र, और तृतीय क्षेत्र की बात करें तो ये अपना हो गया सेवा क्षेत्र। तो ये हो गए अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र, जो कि क्या है? एक तरीके से आर्थिक गतिविधि है, आर्थिक क्रियाकलाप है, जो कि व्यक्ति के जीवन यापन के लिए आय का एक प्रमुख साधन के रूप में जाने जाते हैं। अब देखें प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, अलग अलग प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, इन सभी को अपन अलग अलग देख लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्रक है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके, प्राथमिक क्षेत्र की बात हो रही है। मैंने आपको बताया था प्राथमिक क्षेत्र में कृषि एवं उससे संबंधित गतिविधियां होती हैं, तो किनका उपयोग होगा भाई? प्राकृतिक संसाधनों का ही प्रयोग होगा। तो प्राथमिक क्षेत्रक वह क्षेत्रक है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। कृषि क्या है? कृषि में जितनी भी चीजें आती हैं, खेत खलिहान अनाज, ये सारी चीजें किसमें आती हैं? प्राकृतिक संसाधन के रूप में ही जाने जाते हैं। कृषि के लिए बारिश की आवश्यकता होती है, यानी कि जल की आवश्यकता होती है। क्या है ये? प्राकृतिक संसाधन ही है। मिट्टी क्या है? प्राकृतिक संसाधन ही है। ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें जो कि प्राथमिक क्षेत्र में आ रही हैं, जिसमें कृषि व्यवस्था को मुख्य रूप से शामिल किया गया है, तो ये सब चीजें प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत ही आती हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र क्या हुआ? वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। इसे कृषि व सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे कृषि व सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो कृषि, मत्स्य पालन आदि, ये सब क्या है भाई? कृषि, इसमें अपन पशुपालन को भी जोड़ लें। कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, ये सब क्या है? ये सब जो है आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली आर्थिक गतिविधियां ही हैं। उसके बाद हम बात करें द्वितीय क्षेत्र की बात करें अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो द्वितीय क्षेत्र में वह क्षेत्र जिसमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं को लेकर, क्या बात कही गई है? प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं को लेकर नई वस्तुओं का विनिर्माण किया जाता है। नई वस्तुओं का क्या किया जाता है? विनिर्माण किया जाता है। द्वितीय क्षेत्र कहलाता है और इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। अभी पहली लाइन क्या बोली गई है द्वितीय क्षेत्र में? कि वह क्षेत्र जिसमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं को लेकर नई वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके प्राथमिक क्षेत्र के द्वारा जो भी प्राकृतिक संसाधन प्राप्त होते हैं, उन संसाधनों का उपयोग करके, प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं का उपयोग करके क्या किया जाता है भाई? द्वितीय क्षेत्र में वस्तुओं का विनिर्माण किया जाता है। जैसे कि गेहूं का एग्जाम्पल है, गेहूं प्राथमिक क्षेत्र का ही है, बिल्कुल है। गेहूं से कई सारी चीजें बनती हैं, जैसे कि गेहूं से अपन घर में जब गेहूं लेके आते हैं, आटा पीस के रोटियां बनाते हैं, ठीक है। बाजार की बात करें, अपन बाजार से बिस्किट लेके आते हैं, किस चीज के बने हैं? वो गेहूं के बने हैं। अब बिस्किट जो है किससे बनेंगे, कैसे बनेंगे? उद्योगों के द्वारा बनेंगे, यानी कि अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के द्वारा बनेंगे। तो क्या हो रहा है भाई? प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तु को, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र से गेहूं को लेकर नई वस्तुओं का विनिर्माण किया जाता है, ठीक है। जैसे कि शक्कर का उदाहरण है, शक्कर कैसे बनती है? चीनी कैसे बनती है? गन्ने से बनती है। गन्ना कहाँ उगता है भाई? खेतों में उगता है। खेत क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, प्राथमिक क्षेत्र है कृषि, ठीक है। तो गन्ने को, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र से वस्तु हमने ली, कौन सी? गन्ना। फिर गन्ना जाएगा उद्योगों तक, फैक्ट्रियों तक, कारखानों तक, जहाँ की शक्कर का निर्माण होता है,
ठीक है, तो भाई शक्कर का निर्माण किस में आ गया भाई, विनिर्माण में, यानी कि उद्योग में, यानी कि अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है कि उसमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं को लेकर नई वस्तुओं का विनिर्माण किया जाता है, उसे द्वितीय क्षेत्र कहते हैं और इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। तो ये बात हो गई अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्रों की बात हो गई। अब बात करते हैं अगली तृतीय क्षेत्र की। तृतीय क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तीसरा क्षेत्र जो है, तो तृतीय क्षेत्र प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्र के उत्पादन गतिविधियों में सहायता करता है। भाई क्या बात कही गई है कि तृतीय क्षेत्र जो है प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्र के उत्पादन गतिविधियों में सहायता करता है। इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, उदाहरण के तौर पर बैंक और परिवहन। अब भाई तृतीय क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र में मदद कर रहा है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र में कैसे, जैसे कि उदाहरण के तौर पर दिया बैंकिंग और परिवहन। सबसे पहले बैंकिंग का उदाहरण अपन लें प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में, जो कि बैंकिंग किसका उदाहरण है, तृतीय क्षेत्र का है। तृतीय क्षेत्र किसमें अपनी सहायता कर रहा है, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र में। अब बैंकिंग क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र में किस तरीके से सहायता करेगा, जैसे कि कृषि के लिए अनाज खरीदना है, बीज खरीदना है, कृषि में प्रयोग में लाई जाने वाले यंत्र यानी कि मशीनों को खरीदना है। किसान के पास मान लो कि पैसा नहीं है, अब बैंक से वो उधार ले सकता है, ठीक है, लोन ले सकता है। तो हो गई भाई भूमिका किसकी, तृतीय क्षेत्र की प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में किसी व्यक्ति को अपना उद्योग खोलना है, ठीक है, कोई कारखाना लगाना है, पूंजी की आवश्यकता है। ठीक है, पूंजी की आवश्यकता है, किससे उधार ले सकता है, बैंक से उधार ले सकता है। हो गई बात। अब भाई परिवहन की बात करें, बैंकिंग की बात हो गई, परिवहन की बात करें। परिवहन प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में कैसे सहायता करेगा, तो परिवहन की बात करें तो परिवहन जो है प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीय क्षेत्र तक जो है आवागमन के साधन के रूप में काम करेगा। जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र यानी कि गन्ने को शक्कर की फैक्ट्रियों तक पहुंचाना है, यानी कि द्वितीय क्षेत्र तक पहुंचाना है, किसके माध्यम से जाएगा, परिवहन, यातायात के साधन के माध्यम से। ठीक है, जो कि कौन सा क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र। परिवहन या यातायात कौन से क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र, जो कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को जोड़ने का काम कर रहा है। गन्ने को शक्कर मिल तक, शक्कर का जो कारखाना है, चीनी की जो मिलें हैं, वहां तक पहुंचाने का काम कर रहा है। तो हो गई यहाँ पे भी तृतीय क्षेत्र की भूमिका प्राथमिक और द्वितीय दोनों क्षेत्रों में। तो तृतीय क्षेत्र की बात इस तरीके से समझ में आ गई होगी आपको। अब चलते हैं अगली बात पे। तो सेवा क्षेत्रक में उत्पादन सहायक गतिविधियों के अतिरिक्त, सेवा क्षेत्रक में उत्पादन सहायक गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य सेवाएं भी हो सकती हैं, और अन्य सेवाएं भी हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तृतीय क्षेत्र प्राथमिक या द्वितीय क्षेत्र को सहायता प्रदान करता हो, दूसरी अन्य सेवाएं, अन्य सर्विसेज भी हो सकती हैं, जैसे कि डॉक्टर तृतीय क्षेत्र में आते हैं, वकील आदि की सेवा, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर विकसित करना या डेवलप करना, ये सब क्या है, अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिसको हम सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से हमने अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र को बहुत अच्छे से डिटेल में जाना। अब चलते हैं हम आगे। अब देखें तीनों आर्थिक क्षेत्रकों में ऐतिहासिक बदलाव की अब हम कुछ बात करें। जो अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रक हैं, उनमें तीनों आर्थिक क्षेत्रकों में ऐतिहासिक बदलाव की बात करें तो 1972 में स्वतंत्रता के बाद भारतीय जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र प्रमुख था। ऐतिहासिक बात हो रही है अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रकों की। तो 1972 में जो है भाई स्वतंत्रता तो 1947 में मिल गई थी, लेकिन धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ और हम जब 1972 तक पहुंचे तो 1972 के बाद की बातें हो रही हैं, यानी कि हरित क्रांति के बाद की बातें हो रही हैं। हरित क्रांति यानी कि प्राथमिक क्षेत्र। हरित क्रांति में क्या हुआ था भाई, हरित क्रांति में कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया गया था। हरित क्रांति कब आई थी, 1967 में आई थी, सभी को पता है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, तो
1972 में स्वतंत्रता के बाद भारतीय जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र प्रमुख था, यानी कि उस दौरान जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, सकल घरेलू उत्पाद में योगदान किसका था? प्राथमिक क्षेत्र का ज्यादा योगदान था। जैसे जैसे कृषि पद्धति में सुधार होता है और अधिशेष भोजन का उत्पादन होता है, क्या लाइन कही गई है समझने की कोशिश करना कि जैसे जैसे कृषि पद्धति में सुधार होता है, धीरे धीरे विकास के साथ साथ, डेवलपमेंट के साथ साथ कृषि पद्धति में सुधार होता है और ज्यादा पैदावार उत्पन्न होती है। अधिशेष भोजन से क्या मतलब है? यहाँ पे अधिशेष भोजन का उत्पादन या अधिशेष उत्पादन से क्या मतलब है? आवश्यकता से अधिक उत्पादन। अधिशेष उत्पादन का क्या मतलब है? आवश्यकता से अधिक उत्पादन। आवश्यकता से अधिक उत्पादन। आवश्यकता से अधिक उत्पादन को क्या कहा जाता है? अधिशेष उत्पादन कहा जाता है। तो जैसे जैसे कृषि पद्धति में सुधार होता है और अधिशेष भोजन का उत्पादन होता है, लोगों ने अपनी ऊर्जा को विनिर्माण की दिशा में चैनलाइज किया, क्योंकि कृषि क्षेत्र में अत्यधिक उत्पादन हो रहा है। भाई अब हम औद्योगिक क्षेत्र की तरफ जा सकते हैं, उसी कच्चे माल का प्रयोग करके अन्य वस्तुएं भी बना सकते हैं। तो एक ये बात हो गई। और बहुत जल्द ही द्वितीय क्षेत्र को प्रमुखता मिली, क्योंकि कृषि में अधिशेष उत्पादन, अधिशेष भोजन का उत्पादन या अधिक उत्पादन होने लगा, तो दूसरी चीजों का भी निर्माण होने लगा। कृषि क्षेत्र से प्राप्त जो कच्चा माल था उसी का उपयोग करके अन्य वस्तुओं का निर्माण होने लगा। और अन्य वस्तुओं का निर्माण कैसे होगा? उद्योगों के द्वारा। तो उद्योग भी डेवलप होने लगे, यानी कि द्वितीय क्षेत्र को भी प्रमुखता मिलने लगी। तो ये सारी बातें हो गई। तीनों आर्थिक क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव की बात करें तो इतनी बातें हो गई। अब चलते हैं आगे। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास के कारण, भाई तीनों क्षेत्रों की तुलना हो रही है, तो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास के कारण सूचना और प्रौद्योगिकी, व्यापार, परिवहन आदि को तृतीय क्षेत्र में प्रमुखता मिली। अब भी प्राथमिक क्षेत्र भी डेवलप हो गया, द्वितीय क्षेत्र भी डेवलप हो गया। प्राथमिक क्षेत्र के सहारे द्वितीय क्षेत्र डेवलप हुआ। अब जब दोनों क्षेत्र डेवलप हो गए, यानी कि प्राथमिक और द्वितीय दोनों क्षेत्रों में विकास हो गया, तो उसके कारण सूचना, प्रौद्योगिकी, व्यापार, परिवहन, जो कि अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन से? सूचना, प्रौद्योगिकी, व्यापार, परिवहन आदि को भी तृतीय क्षेत्र में जो है प्रमुखता मिली। अब देखें 2022-23 की बात करें तो 2022-23 में भारतीय जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। ओके, तो 2022-23 में भारतीय जीडीपी में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी हो गई भाई? तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी 33.21% हो गई। कितनी? 33.21% हो गई। क्लियर होगी इतनी बात? तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों क्षेत्रों के विकास के अपन ने बात कर ली कि किस तरीके से एक क्षेत्र के विकास के साथ दूसरे क्षेत्र का विकास और दूसरे क्षेत्र के विकास के साथ तीसरे क्षेत्र का विकास होता चला जाता है। चलिए अब देखें, जीडीपी की बहुत देर से अपन बात कर रहे थे, ठीक है, तो अब बात डिटेल में कर लेते हैं। सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी क्या होती है? जीडीपी, ठीक है, तो किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य, किसी विशेष वर्ष में, जैसे कि मान लो 2023 की बात कर लें, तो किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा, प्रत्येक क्षेत्र यानी कि हर क्षेत्र, पहला, दूसरा, तीसरा, प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पाद अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में देश के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। क्या बात कही गई है? किसी विशेष वर्ष में, जैसे कि हम बात कर लें, अभी के वर्ष की बात कर लें कि 2022-23 के दौरान जो अभी का सेशन है, तो किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा, यानी कि अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र के द्वारा, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों क्षेत्रों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में
देश के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है और तीनों क्षेत्रों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यानी कि प्रत्येक क्षेत्र ने कितना कितना उत्पादन किया, उसका अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य निकाला जाता है और फिर जोड़ा जाता है कि भाई कितने परसेंट हुआ, कितने प्रतिशत उनका योगदान देश की राष्ट्रीय आय में हुआ, उसे कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। तो आंकड़े कुछ इस तरीके से आते हैं कि मान लो किसी भी वर्ष में, मान लो कि 2023 में सकल घरेलू उत्पाद का इतने प्रतिशत योगदान भारत की राष्ट्रीय आय में रहा। इस तरीके से जो है सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है और यही ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। चलिए, दोहरी गणना दोहरी गणना की अब हम बात करें तो दोहरी गणना की समस्या तब उत्पन्न होती है, कब? दोहरी गणना की समस्या तब उत्पन्न होती है जब राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सभी उत्पादों के उत्पादन मूल्य को जोड़ा जाता है। क्या बात कही गई है कि दोहरी गणना की समस्या कब उत्पन्न होती है? जब राष्ट्रीय आय की गणना के लिए, जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो जब राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सभी उत्पादनों के उत्पादन मूल्य को जोड़ा जाता है, क्योंकि इसमें कच्चे माल का मूल्य भी जुड़ जाता है। अतः समाधान के लिए केवल अंतिम उत्पाद के मूल्य की गणना की जानी चाहिए, यानी कि कच्चे माल के मूल्य को ना जोड़ा जाए, क्योंकि कच्चे माल का मूल्य जो है, कच्चा माल तो द्वितीय क्षेत्र में उपयोग में लाया ही जा रहा है, ठीक है, तो उसमें तो उसकी वैल्यू ऐड हो ही गई है, ठीक है, उसमें तो उसकी वैल्यू ऐड हो ही गई। लेकिन अलग से जब कच्चे माल का मूल्य जोड़ा जाएगा तो ये दोहरी गणना की समस्या के रूप में आएगा, क्योंकि उसकी डबल कैलकुलेशन हो रही है। अलग से आप कच्चे माल की कर ही रहे हो, फिर जब वो कच्चा माल द्वितीय क्षेत्र में उपयोग के लिए जा रहा है तो तब भी उसकी गणना उसमें इंक्लूड होके हो रही है द्वितीय क्षेत्र में। तो यहाँ पे वही बात कही गई है कि अतः समाधान के लिए केवल अंतिम उत्पाद के मूल्य की गणना ही की जानी चाहिए कि लास्ट में जो प्रोडक्ट बना, ठीक है, लास्ट में जो प्रोडक्ट बना वो कितने का बना, उसमें सारा कुछ कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे? जैसे कि आप एक चिप्स का पैकेट लेते हो, ठीक है, मान लो कि आप 10 रुपए का चिप्स का पैकेट लेते हो, तो 10 रुपए मूल्य उसका निर्धारित कैसे किया गया? यानी कि जितने का उसमें कच्चा माल यानी कि आलू लगा होगा, ठीक है, जो भी मसाले उसमें इंक्लूड करे कच्चे माल से लेके, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र से लेके, उसके बाद उद्योगों में उसका निर्माण हुआ द्वितीय क्षेत्र में, फिर उसकी पैकेजिंग वगैरह हुई और तृतीय क्षेत्र के द्वारा वो बाजारों में आया, ठीक है, परिवहन के माध्यम से बाजारों में आया, फिर उसकी मार्केटिंग हुई, कई सारी चीजें लगी, फिर उसका एक मूल्य तय किया कि हाँ भाई अब ये चीज इतने में बेची जाएगी तो हमें प्रॉफिट इतना होगा। तो भाई अंतिम मूल्य तो 10 रुपए तब निर्धारित किया जब सारी प्रक्रियाओं से वो चीज गुजर चुकी। तो फिर क्यों उसमें अलग से आप तीनों क्षेत्रकों के लिए जोड़ रहे हैं? अंतिम वस्तुओं का मूल्य जो है या अंतिम उत्पाद का मूल्य जो है सिर्फ उसी की गणना की जानी चाहिए, क्योंकि उसमें सारा कुछ इंक्लूडेड है। तब तो आखिरी में आपने उसका रेट कितना तय किया कि हाँ भाई ये पैकेट 10 रुपए में बिकेगा। बात क्लियर हो गई आपको सारी? चलिए तो अब चलते हैं आगे। भारत में तृतीय क्षेत्रक सबसे महत्वपूर्ण होने का क्या कारण है? भारत में तृतीय क्षेत्रक सबसे महत्वपूर्ण होने का क्या कारण है? यह लोगों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करता है। क्या बात कही गई है? यह लोगों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करता है। उदाहरण देखें तो अस्पताल, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ, ये सारी क्या है? ये सारी लोगों को प्राप्त होने वाली बुनियादी सुविधाएं ही तो हैं। अस्पताल, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ, ये सब क्या है? लोगों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करता है। कौन? तृतीय क्षेत्र। कृषि और उद्योग के विकास के लिए परिवहन और व्यापार जैसी गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल है, तृतीय क्षेत्र के महत्व की बात हो रही है। परिवहन किस क्षेत्र में आता है? तृतीय क्षेत्र में आता है। तो कृषि और उद्योग के विकास के लिए परिवहन और व्यापार जैसी गतिविधियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। कृषि क्षेत्र से उद्योग क्षेत्र तक सामान भेजा जाना है, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र से मार्केट तक जो है माल की सप्लाई होनी है। क्या काम आएगा? परिवहन ही काम आएगा, ठीक है, व्यापार ही काम आएगा। व्यापार के जरिए ही तो तृतीय क्षेत्र का काम चलेगा।
तो क्या है ये? तृतीय क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हम देख रहे हैं कि कृषि और उद्योग के विकास के लिए परिवहन और व्यापार जैसी गतिविधियां महत्वपूर्ण है, जो कि तृतीय क्षेत्र का प्रमुख हिस्सा है। तीसरे महत्व की बात करें तो लोगों के आय स्तर बढ़ने के साथ, लोगों का जैसे जैसे आय का स्तर बढ़ता जाता है तो लोगों के आय स्तर बढ़ने के साथ लोगों द्वारा अधिक सेवाओं की आवश्यकता या मांग उत्पन्न हुई। जैसे जैसे अपनी इनकम बढ़ती जाती है, अपनी आय का स्तर जैसे जैसे बढ़ता जाता है, क्या होने लगता है भाई? अपनी डिमांड्स बढ़ने लगती हैं, अपनी नीड्स बढ़ने लगती हैं, अपनी आवश्यकताएं बढ़ने लगती हैं। ठीक है, जो कि किसके द्वारा पूरी होती है भाई? सेवा क्षेत्र के द्वारा पूरी होती है। तो लोगों का आय स्तर बढ़ने के साथ लोगों द्वारा अधिक सेवाओं की आवश्यकता या मांग उत्पन्न होने लगती है। सूचना और संचार पर आधारित नई सेवाएं जो हैं आवश्यक हो गई हैं। क्या बात की गई है कि सूचना और संचार पर आधारित नई सेवाएं आवश्यक हो गई हैं, एक ये बात हो गई। और यह बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी प्रदान कर रहा है। कौन? तृतीय क्षेत्र जो है लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार भी प्रदान करता है। सूचना और संचार के बिना, आप खुद बताइए, सूचना और संचार के बिना क्या आज कुछ भी संभव हो पा रहा है? आप घर बैठे अपने मोबाइल में, टीवी पर, लैपटॉप से हर एक संचार के माध्यम के जरिए, यानी कि कम्युनिकेशन के माध्यम के जरिए आप घर बैठे ही सिंगल क्लिक में सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेते हैं। दूर स्थित बैठे व्यक्ति से आप वीडियो कॉल कर लेते हैं, चैटिंग कर लेते हैं, सब कर लेते हैं। ये सब किसकी देन है भाई? अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र की देन है। तो इस तरीके से हमने क्या जाना कि भारत में तृतीय क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि ये प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। किस तरीके से? सबसे पहले हमने देखा था बैंकिंग और परिवहन के माध्यम से करता है। जैसे कि बैंकिंग जो है प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को लोन उपलब्ध कराती है, लोन प्रोवाइड कराती है, यानी कि पूंजी उपलब्ध कराती है। उसके बाद परिवहन में हमने देखा कि कृषि क्षेत्र यानी कि प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीय क्षेत्र यानी कि उद्योगों तक कच्चा माल कैसे पहुंचेगा? कैसे पहुंचेगा भाई? परिवहन के माध्यम से पहुंचेगा, यातायात के साधनों के माध्यम से पहुंचेगा। और जब वो माल औद्योगिक क्षेत्र में तैयार हो जाएगा, यानी कि अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में तैयार हो जाएगा, तो बाजार तक पहुंच किसके माध्यम से बनेगी? उसकी बाजार तक पहुंच भी अर्थव्यवस्था के तीसरे क्षेत्र के माध्यम से बनेगी। यानी कि अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के बिना प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र का बहुत अच्छे से काम कर पाना संभव नहीं है। यानी कि अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है देश की राष्ट्रीय आय में और देश की जीडीपी में। इसीलिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो वर्तमान में अर्थव्यवस्था का जो तृतीय क्षेत्र है उसका योगदान जीडीपी में सबसे ज्यादा होता है। किसकी तुलना में? प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की तुलना में। तो इस तरीके से हमने भारत में तृतीय क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को जाना। चलिए अब चलते हैं आगे। अब देखें भाई, प्राथमिक, द्वितीय व तृतीय क्षेत्रों के परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होने के क्या कारण बनते हैं? प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों के एक दूसरे पर निर्भर होने के कारण, जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र को उत्पादन बढ़ाने व वितरण के लिए नई तकनीकों व परिवहन की आवश्यकता होती है। ठीक है, पहला एग्जाम्पल अपन पहले भी समझ चुके हैं। ये जो पहला पॉइंट है क्या कह रहा है? प्राथमिक क्षेत्र को उत्पादन बढ़ाने व वितरण के लिए नई तकनीकों व परिवहन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल होती है। विनिर्माण उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त होता है, यानी कि अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है। विनिर्माण उद्योगों के लिए कच्चा माल किससे प्राप्त हो रहा है भाई? प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखें, प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्र की सहायता से ही, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की सहायता से ही सेवा क्षेत्र में नए नए रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे कि भंडारण, बैंकिंग, यातायात आदि। तीनों क्षेत्र परस्पर निर्भर हैं। किसी एक की भी अनुपस्थिति का अन्य दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस पॉइंट पे ध्यान दें। ये वाला जो पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट है। ये समझ लिया तो ये सारे आप बहुत आसानी से समझ जाओगे और अगर आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में तो आसानी से लिख दोगे। इसलिए इस पर टारगेट करना समझने पे।
इसमें क्या बात कही गई है कि प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र की सहायता से ही सेवा क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। जैसे कि उदाहरण की तरफ आप ध्यान दें, भंडारण, बैंकिंग या यातायात। तो बैंकिंग की अपन बात कर रहे हैं, जैसे सबसे पहले तो बैंक क्या कर रहा है भाई, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को लोन दे रहा है, ठीक है, पूंजी उपलब्ध करा रहा है। अगर प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र हो ही ना, बैंक किसको लोन देगी, ठीक है। यातायात की बात करें यातायात की बात करें तो अगर प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र हो ही ना, तो परिवहन किसके लिए करेंगे, किसी के लिए नहीं होगा, ठीक है। क्या इस तरीके से जो है अर्थव्यवस्था चल पाएगी, नहीं चल पाएगी। अगर बैंकिंग सेवा नहीं होगी तो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों के लिए पूंजी की प्राप्ति कहां से होगी, ठीक है। अगर यातायात सेवा नहीं होगी तो प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र से तृतीयक क्षेत्र तक, बाजारों तक परिवहन का माध्यम क्या होगा, कैसे कच्चा माल और विनिर्मित माल दूसरी जगह तक पहुंचेगा। तो तीनों चीजें आपस में कनेक्टेड है, चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र हो, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र हो, सभी की भूमिका बराबर है। यानी कि किसी एक के बिना अन्य दो क्षेत्रों का काम जो है नहीं चल सकता। तो ये तो बात हो गई अपनी किसकी की, प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्रों के परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होने के क्या कारण बनते हैं। चलिए अब देखें प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या। प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी क्या होती है, इसको समझ लेते हैं। जब लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत होते हैं, क्या बात कही गई है कि जब लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत होते हैं परंतु वास्तव में बेरोजगार होते हैं। देखने में ऐसा लगता है कि लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से तो कार्यरत होते हैं परंतु वास्तव में बेरोजगार होते हैं। किस तरीके से कि अर्थात एक ही काम में जरूरत से ज्यादा लोग लगे होते हैं, उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। जैसे कि किसी क्षेत्र में काम करने के लिए मात्र 2 व्यक्तियों की आवश्यकता है, मात्र 2 व्यक्तियों की आवश्यकता है, लेकिन उसी क्षेत्र में काम करने के लिए 5 व्यक्ति लगे हुए हैं, ठीक है, 2 की जगह 5 व्यक्ति लगे हुए हैं। 2 की जगह अगर उसी क्षेत्र में 5 व्यक्ति काम करने के लिए लगे हैं तो अब भाई वेतन तो उतना ही मिलेगा। मान लो कि 100 रुपए निर्धारित किया गया है, अब 2 लोग लगे हैं तो 50-50 रुपए दे दिए जाएंगे, 50 रुपए इसको मिल जाएंगे, 50 रुपए इसको मिल जाएंगे। अब उसी काम को करने के लिए अगर 5 लोग लगे होंगे तो कितने कितने रुपए मिलेंगे भाई, 20-20 रुपए मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है भाई, पैसा बट जाएगा, ज्यादा मात्रा में बट जाएगा, यानी कि ज्यादा लोगों के बीच बट जाएगा, पर पैसा उतना ही है, पैसा उतना ही है, काम उतना ही है। और ऐसा भी नहीं है कि इन 5 लोगों के काम करने से उत्पादन बढ़ जाए, प्रोडक्शन बढ़ जाए, नहीं, काम उतना ही है, चाहे 2 लोग करें, चाहे 4 लोग करें, चाहे 8 लोग करें, चाहे उस काम को 20 लोग करें। तो ये क्या है भाई, देखने में तो लग रहा है कि भाई 5 लोग काम करने में लगे हैं, यानी कि 5 लोगों को रोजगार मिला है, पर क्या 5 लोगों के एक ही क्षेत्र में काम करने से उत्पादन बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। क्या 5 लोगों को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, यानी कि जहां 2 लोगों को 50-50 रुपए मिलेंगे तो क्या उन 5 लोगों को भी 50-50 मिलेंगे, नहीं, पैसे कम हो जाएंगे, यानी कि प्रत्येक को अब 20-20 रुपए मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है भाई, ये क्या है कि देखने में तो ऐसा लग रहा है कि लोग काम कर रहे हैं, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से तो लोग काम कर रहे हैं परंतु वास्तव में बेरोजगार होते हैं, अर्थात एक ही काम में जरूरत से ज्यादा लोग लगे हुए होते हैं, उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की समस्या अधिक है। इस तरीके की बेरोजगारी की समस्या किस क्षेत्र में है भाई, कृषि क्षेत्र में अधिक है, अर्थात यदि हम कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा भी देते हैं तो उत्पादन में विशेष प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलता है। तो ये तो बात हो गई प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी की। अब देखें अतिरिक्त रोजगार सृजन करने के क्या उपाय हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर बनाने के क्या उपाय हो सकते हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। छोटी अवधि के लिए सबसे पहले हम जानेंगे, छोटी अवधि के लिए तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना, इसके बारे में सभी ने सुना होगा। कौन सी योजना है ये, मनरेगा। कौन सी योजना है, मनरेगा। पहले 2005 तक इसे नरेगा के नाम से जाना जाता था, 2009 में महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया
तो इस योजना को महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के नाम से जाना जाने लगा। यह योजना कब चालू हुई थी? 2005 में चालू हुई थी। इस योजना के अंतर्गत 100 दिनों के रोजगार की जो है गारंटी दी जाती है, यानी कि साल में 365 दिन होते हैं, तो साल में 365 दिनों में से 100 दिन का रोजगार जो है प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। और रोजगार अगर नहीं मिलता है तो रोजगार ना मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति मनरेगा योजना के तहत काम करने के लिए इच्छुक है लेकिन अगर उसको काम नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और अगली शर्त क्या है कि अपने गांव या आसपास के क्षेत्र में भी कार्य का स्थान होना। उस व्यक्ति के लिए जो मनरेगा योजना के तहत कार्य करना चाहता है तो उस व्यक्ति के लिए अपने आसपास के गांव के इलाकों में ही काम दिया जाएगा। अपने गांव या आसपास के क्षेत्र में ही कार्य का स्थान उसे दिया जाएगा। ठीक है। और अगर उस क्षेत्र से दूर दिया जाता है, अगर 5 किलोमीटर की दूरी से 5 किलोमीटर के एरिया से बाहर काम दिया जाता है तो उस हिसाब से उसको ज्यादा पैसे भी दिए जाएंगे। अब देखें 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए भी सुरक्षित है मनरेगा में। कितने? 1/3 स्थान जो है 1/3 स्थान जो है महिलाओं के लिए भी आरक्षित करे गए हैं मनरेगा योजना के तहत। और गरीबों में भी अति गरीब लोगों को रोजगार प्रदान करना, गरीबों में भी अति गरीब लोगों के लिए रोजगार प्रदान करना मनरेगा योजना यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का प्रमुख लक्ष्य है। ये हो गए अपने क्या छोटी अवधि के उपाय। अब भाई दीर्घकालीन अवधि के उपाय अपन देखें। रोजगार के उपायों की बात हो रही है। छोटी अवधि के लिए किस तरीके से किए गए कि भाई कुछ योजनाएं तय कर दी कि इन योजनाओं के तहत आपको काम दिया जाएगा। ठीक है। जैसे कि बोल दिया मनरेगा में कि 365 में से 100 दिन काम आपको दिया ही जाएगा, लेकिन मात्र 100 दिन तक काम दिया जा रहा है, मतलब कम से कम आपको 100 दिनों का रोजगार दिया ही जाएगा। बाकी के दिन का क्या होगा? बाकी के 265 दिन का क्या होगा? ठीक है। और इसमें भाई दिन के हिसाब से मजदूरी दी जाती है, दिहाड़ी मजदूरी दी जाती है। ऐसा तो है नहीं कि भाई पूरे महीने का वेतन दिया जाता हो, ऐसा नहीं है। यानी जिस दिन व्यक्ति काम पर उपस्थित होगा उस दिन के पैसे उसे दे दिए गए। ठीक है। तो ये कोई लॉन्ग टर्म का तो है नहीं कि हमेशा के लिए नौकरी पक्की हो गई, ऐसा नहीं है। छोटी अवधि के रोजगार की बात यहाँ पे की गई थी। अब हम बात करेंगे दीर्घकालीन उपाय रोजगार के लिए। ठीक है। तो पहली बात क्या होती है दीर्घकालीन उपायों में? वो होती है कृषि सुविधाओं में सुधार। कृषि सुविधाओं में सुधार। अगर कृषि में जो भी सुधार करने लायक चीजें हैं, ठीक है, कृषि में जो भी सुधार किए जा सकते हैं, जैसे कि खेतों की मिट्टी की पैदावार बढ़ाई जाए, उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया जाए ताकि पैदावार बढ़े, HYV बीजों का प्रयोग किया जाए। जैसे कि HYV बीज क्या कहलाते हैं भाई? हाई यील्डिंग वेराइटी, हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स का उपयोग किया जाए, उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया जाए, आधुनिक मशीनों उपकरणों का प्रयोग किया जाए, रसायनों कीटनाशकों उर्वरकों का प्रयोग किया जाए, जिससे क्या होगा? खेती में पैदावार बढ़ेगी। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जाए, जिससे कृषि में पैदावार बढ़ेगी। तो कृषि सुविधाओं में सुधार बेरोजगारी दूर करने का एक दीर्घकालीन उपाय है। यानी कि कृषि में सुधार किया जाएगा, उसी खेत में ज्यादा अन्न उगेगा, ज्यादा पैदावार होगी तो इनकम ज्यादा होगी। उसके बाद देखें सस्ती दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाए। अगर किसी व्यक्ति को कृषि कार्य हेतु ऋण यानी कि उधार यानी कि बैंक की भाषा में बोले तो लोन की आवश्यकता है, तो वो सस्ती दर पर यानी कि कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाए, ताकि जब उसकी फसल पक के तैयार हो तो वो बैंक से जो भी उधार पैसा लिया है वो चुकाने में समर्थ हो। अगर ऊंची ब्याज दरों पे, ज्यादा ब्याज रेट पे जो है उसको पैसा दिया जाएगा बैंक के द्वारा, तो उसको ज्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा, यानी कि उस पर एक अलग से भार उत्पन्न होगा। उसके बाद देखें अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की जाए। ऐसे क्षेत्र जो अर्ध ग्रामीण है, यानी कि पूरी तरह से ना तो नगरीय क्षेत्र हैं ना पूरी तरीके से ग्रामीण क्षेत्र हैं, अर्ध ग्रामीण क्षेत्र हैं, तो उन क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करी जाए ताकि वहां स्थित लोगों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रोजगार प्राप्त हो। अब अगर उद्योग स्थापित कर दिया उस क्षेत्र में तो वो उद्योग कई सालों तक लगा रहेगा,
ठीक है, 50 साल तक भी लगा रह सकता है, यानी कि उस क्षेत्र के लोगों को कई वर्षों तक का रोजगार प्राप्त हो गया। तो ये हो गया अपना क्या, बेरोजगारी दूर करने का दीर्घकालीन उपाय हो गया। अब देखें विद्यालयों एवं कॉलेजों की स्थापना। बिल्कुल, अगर जगह जगह हर एक गांव में, हर एक शहर में विद्यालयों यानी कि स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना करी जाएगी तो बच्चे पढ़ेंगे तो आगे जाके वो शिक्षा के आधार पर रोजगार पाने में समर्थ हो पाएंगे, और वहां स्थित जो व्यक्ति हैं उनको भी विद्यालयों, जो वहां स्थित जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उनको भी विद्यालयों और कॉलेज में काम करने का मौका मिलेगा, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे, जो कि बेरोजगारी दूर करने का एक दीर्घकालीन उपाय हमें सामने से नजर आता है। उसके बाद देखें स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करना। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करना, अगर प्रत्येक जगह पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी तो वहां के लोगों को दूसरे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जाना नहीं पड़ेगा, और व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है हमेशा अच्छा बना रहेगा। और एक स्वस्थ व्यक्ति मानव पूंजी के रूप में जाना जाता है। मानव पूंजी क्या होती है भाई, शिक्षा और स्वास्थ्य। यहाँ पे दोनों मानव पूंजी की बात कही गई है। यहाँ पे क्या बात कही गई है, शिक्षा और स्वास्थ्य के माध्यम से एक बात कही गई है कि विद्यालयों की स्थापना हो, कॉलेज की स्थापना हो, यानी कि शिक्षा की क्षेत्र की बात हो रही है, यानी कि मानव पूंजी की बात हो रही है। और दूसरी बात हो रही है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर कराया जाए, यानी कि मानव पूंजी की ही बात हो रही है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य, अगर व्यक्ति के पास है, अच्छी शिक्षा है, व्यक्ति शिक्षित है और उसका स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ उसकी अच्छी है, तो वो किसी भी काम को आसानी से कर सकता है और खुद के लिए रोजगार के नए अवसर खोज सकता है। तो ये सारे क्या हुए भाई, बेरोजगारी दूर करने के दीर्घकालीन उपाय हुए कि इस तरीके से हम अपने देश को बेरोजगार मुक्त बना सकते हैं और देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे। बेरोजगारी में ही आगे हम बात करेंगे शिक्षित बेरोजगारी की। शिक्षित बेरोजगारी क्या होती है? शिक्षित बेरोजगारी मुख्यतः शहरी बेरोजगारी के अंतर्गत आती है। बेरोजगारी के भी दो प्रकार होते हैं, ग्रामीण बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी। ग्रामीण बेरोजगारी में क्या क्या आता है, आपकी मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। शहरी बेरोजगारी भी 3 प्रकार की होती है, शिक्षित बेरोजगारी, तकनीकी बेरोजगारी और औद्योगिक बेरोजगारी। तो शिक्षित बेरोजगारी की आज हम इसमें बात करेंगे। तो शिक्षित बेरोजगारी जो है शहरी बेरोजगारी का एक मुख्य प्रकार है। किसका है? शहरी बेरोजगारी का। अब देखें, जब शिक्षित प्रशिक्षित व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता है, शिक्षित बेरोजगारी की बात हो रही है, यानी कि व्यक्ति शिक्षित है, प्रशिक्षित है, तो ऐसे व्यक्तियों को यानी कि शिक्षित होने के बाद भी, प्रशिक्षित होने के बाद भी उनकी योग्यता यानी कि उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनको काम नहीं मिलता है, तो उसे क्या कहा जाता है? शिक्षित बेरोजगारी कहा जाता है। यानी कि व्यक्ति शिक्षित होते हुए भी बेरोजगार बैठा है, उसके पास काम करने को है नहीं, तो उसे कहा जाएगा शिक्षित बेरोजगारी कहा जाएगा। उसके बाद देखें ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, जिसको अभी अपन ने पहले देखा था, जो कि एक अपन ने बेरोजगारी दूर करने के लिए छोटी अवधि का जो उपाय था। ठीक है, तो केंद्रीय सरकार ने भारत के 200 जिलों में काम का अधिकार लागू करने का एक कानून बनाया है, जिसमें 100 दिनों का रोजगार प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाएगा। ठीक है, और एक तिहाई स्थान जो है महिलाओं के लिए आरक्षित करे गए। चलिए, तो ये सारी बातें हो गई। अब चलते हैं नई चीजों की तरफ। काम का अधिकार, ठीक है, इसमें बात करेंगे हम अब काम के अधिकार की। काम का अधिकार, सक्षम व जरूरतमंद बेरोजगार ग्रामीण लोगों को, जो सक्षम है, जरूरतमंद है, जो व्यक्ति काम कर सकते हैं, काम करने में सक्षम है, जरूरतमंद है, तो सक्षम व जरूरतमंद बेरोजगार ग्रामीण लोगों को प्रत्येक वर्ष 100 दिन के रोजगार की गारंटी सरकार के द्वारा दी गई है। असफल रहने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, असफल रहने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कहा गया है।
ठीक है, तो ये अपना भाई काम का अधिकार है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत आपको काम के अधिकार की व्यवस्था की गई है। अब राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के क्या प्रावधान है भाई? राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 100 दिनों के रोजगार की जो है गारंटी आपको दी गई है, यानी कि 100 दिनों का रोजगार दिया जाएगा। रोजगार ना मिलने या कम मिलने पर, यानी कि रोजगार नहीं मिला या फिर 100 दिन से कम का रोजगार मिला तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अपने गांव या आसपास के क्षेत्र में ही कार्यस्थल होगा। व्यक्तियों को उसके गांव या उसके आसपास के स्थानों पर ही कार्य उपलब्ध कराया जाएगा। 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित है और ये योजना जो है गरीबों में भी अति गरीब लोगों को जो है रोजगार प्रदान करती है। अब हम बात करें संगठित और असंगठित के रूप में क्षेत्रकों का विभाजन। संगठित क्षेत्र की सबसे पहले बात करें, यानी कि रोजगार के लिए जो क्षेत्र होते हैं अब उसको 2 क्षेत्रों में बांटा है, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। तो संगठित क्षेत्र क्या होते हैं, सबसे पहले अपन इसकी चर्चा कर लेते हैं। संगठित क्षेत्र, इसमें वे उद्यम या कार्य आते हैं जहां रोजगार की अवधि निश्चित होती है। ठीक है, क्या बात की गई है कि इसमें वे उद्यम या कार्य आते हैं जहां रोजगार की अवधि निश्चित होती है कि आप इतने वक्त तक इतने समय तक इतने टाइम तक यहाँ पे काम करेंगे। ये सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट द्वारा, वो एजेंसी, वो फर्म या वो कंपनी, जहां भी आप जिस संगठित क्षेत्र में काम करते हैं वो सरकार द्वारा पंजीकृत यानी कि गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं तथा निर्धारित नियमों और विनियमों का अनुपालन करते हैं। नियमों और विनियमों यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करते हैं, क्योंकि भाई वो सरकार द्वारा पंजीकृत है, सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है। तो संगठित क्षेत्र क्या हुआ कि इसमें वे उद्यम या वे कार्य आते हैं जहां रोजगार की अवधि निश्चित होती है, सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं तथा निर्धारित नियमों और विनियमों का पालन करते हैं। निर्धारित नियमों यानी कि निर्धारित रूल्स, परमानेंट रूल्स होते हैं, एक निश्चित रूल्स और रेगुलेशंस के द्वारा ही वहां पे काम किया जाता है। बिना किसी के आपको जो है बिना टाइम पूरा हुए या बिना किसी नियम का उल्लंघन किए बिना, बिना गलती के बिना आपको उस फर्म से, उस कंपनी से, उस एजेंसी से काम से निकाला नहीं जा सकता है। एक तय अवधि तक आप वहां आसानी से काम कर सकते हैं। अब जो व्यक्ति संगठित क्षेत्र में काम करता है तो उसको क्या लाभ प्राप्त होते हैं, इस बारे में भी जान लेते हैं। तो संगठित क्षेत्र के कर्मचारी को प्राप्त लाभ, क्या बात कही गई है, संगठित क्षेत्र के कर्मचारी को प्राप्त लाभ। एक संगठित क्षेत्र के कर्मचारी को कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं? काम के घंटे निश्चित होंगे, ठीक है, निश्चित घंटे होंगे कि आपको 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, जितना भी उस कंपनी का काम होगा, तो काम के निश्चित घंटे होंगे। इतने टाइम पे आपको जाना है, जैसे 10 बजे जाना है और 6 बजे तक आपको काम करना है, ना 10 के पहले जाना है ना 6 के बाद रुकना है। तो काम के निश्चित घंटे होंगे। निश्चित समय से अधिक काम करने पर अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। अगर आप 10 से 6 की आपकी ड्यूटी है और आप 6 बजे से ज़्यादा काम करते हैं, मान लो 8 बजे तक काम करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा भाई? अतिरिक्त काम करने पर अतिरिक्त आय भी प्राप्त होगी। निश्चित समय से अधिक काम करने पर अतिरिक्त आय प्राप्त होगी, ज़्यादा काम ज़्यादा पैसा। उसके बाद देखें तो चिकित्सा सुविधाएं व पेंशन सुविधा भी मिलेगी। मेडिकल सुविधाएं आपको दी जाएंगी और पेंशन की भी सुविधा आपको दी जाएगी उस कंपनी के द्वारा, यानी कि संगठित क्षेत्र में, जिस संगठित क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं। सवेतन अवकाश दिया जाएगा, ठीक है, जो भी अवकाश मिलेंगे, जो भी छुट्टियां उस कंपनी के द्वारा दी जाएंगी वो सवेतन दी जाएंगी, यानी कि आपको उन छुट्टियों में भी वेतन मिलेगा। उस दिन का वेतन आपका काटा नहीं जाएगा जिस दिन आपकी कंपनी आपको छुट्टी देती है। भविष्य निधि का सेवानुदान भी मिलेगा। उसके बाद देखें, कार्यस्थल पर उचित वातावरण व न्यूनतम सुविधाएं प्राप्त होंगी। कार्यस्थल पर उचित वातावरण आपको मिलेगा और न्यूनतम सुविधाएं यानी कि जो बेसिक और बुनियादी सुविधाएं हैं वो आपको प्राप्त होंगी। अनुचित शोषण नहीं होगा, यानी कि लोग आपसे गलत तरीके से व्यवहार नहीं कर सकते, गलत तरीके से आपसे बात नहीं कर सकते, गलत तरीके से आपसे काम नहीं कराया जाएगा।
तो ये सारी बातें काय की हो गई कि संगठित क्षेत्र के कर्मचारी को कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। काम के निश्चित घंटे होंगे, निश्चित समय से अधिक काम करने पर अतिरिक्त आय प्राप्त होगी, चिकित्सा सुविधाएं व पेंशन सुविधा भी मिलेगी, सवेतन अवकाश, भविष्य निधि का सेवानुदान मिलेगा, कार्यस्थल पर उचित वातावरण व न्यूनतम सुविधाएं प्राप्त होंगी और अनुचित शोषण नहीं होगा। ये सारी बातें हो गई कि अगर कोई कर्मचारी संगठित क्षेत्र में काम करता है तो उसको क्या प्रॉफिट होता है, क्या लाभ मिलते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब देखें हम असंगठित क्षेत्र की बात करें। काम के आधार पर, रोजगार के आधार पर क्षेत्र को दो भागों में बांटा था, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र क्या होते हैं और संगठित क्षेत्र के कर्मचारी को कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं, ये बात अपन ने कर ली। अब करते हैं असंगठित क्षेत्र क्या होते हैं, इसकी बातें जानते हैं। असंगठित क्षेत्र छोटी छोटी और बिखरी हुई इकाइयां जो अधिकांशतः नियंत्रण से बाहर रहती हैं, इससे निर्मित होता है असंगठित क्षेत्र। छोटी छोटी इकाइयों से निर्मित होता है और वो इकाइयां बिखरी हुई होती हैं और नियंत्रण से बाहर रहती, कंट्रोल से बाहर, जैसे कि उन पर ना सरकार का नियंत्रण होता है ना किसी प्राइवेट सेक्टर का नियंत्रण होता है। यहाँ प्रायः सरकारी नियमों का पालन नहीं किया जाता है। ठीक है, ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं, असंगठित। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है असंगठित है, संगठित नहीं है, किसी का नियंत्रण नहीं है, सरकार का नियंत्रण नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई विनियम नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है। तो छोटी छोटी और बिखरी हुई इकाइयां जो अधिकांशतः नियंत्रण से बाहर रहती हैं, उनसे निर्मित होता है असंगठित क्षेत्र। यहाँ प्रायः सरकारी नियमों का पालन नहीं किया जाता है। अब देखें आगे। असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के सामने आने वाली कठिनाइयां। असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के सामने कौन कौन सी कठिनाइयां आती हैं, उसके बारे में अब अपन जान लेते हैं। तो यह क्षेत्र सरकारी नियमों व विनियमों को नहीं मानता है। ठीक है, सरकार द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं असंगठित क्षेत्र में उनको फॉलो नहीं किया जाता है। न्यूनतम वेतन मिलता है, रोजगार की अवधि व कार्य सीमा भी निश्चित नहीं होती है। रोजगार की अवधि की आपको इतने वर्ष तक काम पर रखा जाएगा ऐसा कोई निर्धारण नहीं होता है और ना ही समय सीमा निश्चित होती है। जैसे कि संगठित क्षेत्र में एक समय सीमा निश्चित कर दी जाती है कि आपको 8 घंटे काम करना है, 6 घंटे काम करना है, लेकिन यहाँ पर कोई समय सीमा निश्चित नहीं होती है। किसी प्रकार की छुट्टी या लाभ का प्रावधान भी नहीं होता है। जिस तरीके से संगठित क्षेत्र में सवेतन अवकाश दिया जाता था, यानी कि छुट्टी मिलेगी पर वेतन भी आपको दिया जाएगा उसके साथ, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की छुट्टी या लाभ का प्रावधान नहीं होता है। निश्चित कार्य क्षेत्र व अच्छी सेवा सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं होती हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र भी निश्चित नहीं होता कि यहीं पे आपको काम करना है और जिस जगह आप काम करें, जिस भी स्थान पर आप काम करें, वहां पर जरूरी नहीं कि अच्छी सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं, बेसिक आवश्यकताएं या बेसिक नीड्स जो होती हैं एक इंसान की, वो वहां पे आपको उपलब्ध कराई जाएं। तो ये सारी चीजें हो गई उनके लिए जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। तो ये बात अपन ने कर लिया संगठित क्षेत्र में मजदूरों के सामने आने वाली चुनौतियां या कठिनाइयों की बात हो गई। तो इस तरीके से हमने संगठित और असंगठित क्षेत्रों के बारे में जाना। अब हम जानेंगे संगठित व असंगठित क्षेत्रों में रोजगार की परिस्थितियों में क्या अंतर है, यानी कि संगठित और असंगठित क्षेत्र में जो रोजगार उपलब्ध कराया जाता है उनके सामने जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो संगठित और असंगठित क्षेत्रों में क्या डिफरेंस अपन को देखने के लिए मिलते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। संगठित क्षेत्र की बात करें तो संगठित क्षेत्र में अधिक वेतन की प्राप्ति होती है। ठीक है, ज्यादा वेतन मिलता है। दूसरी बात करें असंगठित क्षेत्र में कम वेतन मिलता है। संगठित क्षेत्र की बात करें तो संगठित क्षेत्र में नौकरी सुरक्षित रहती है, जबकि असंगठित क्षेत्र में नौकरी सुरक्षित नहीं होती है। उसके बाद देखें संगठित क्षेत्र में जो कार्य की स्थितियां होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, जबकि असंगठित क्षेत्र में निम्न स्तरीय कार्य परिस्थितियां होती हैं। संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों को योजनाओं का लाभ मिलता है, असंगठित क्षेत्र में कर्मचारियों को योजना का लाभ नहीं मिलता है।
संगठित क्षेत्र में कार्य अवधि यानी कि काम के घंटे निश्चित होते हैं, लेकिन असंगठित क्षेत्र में कोई निश्चित कार्य अवधि यानी कि कार्य के घंटे निश्चित नहीं होते हैं। ये बातें हो गई अपनी किसमें, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में अंतरों की। अब देखें, भारत में कृषि के असंगठित क्षेत्र में होने के कारण, भारत में जो कृषि क्षेत्र है वो संगठित क्षेत्र नहीं है, असंगठित क्षेत्र है। तो असंगठित क्षेत्र कृषि क्षेत्र क्यों है, यानी कि कृषि क्षेत्र असंगठित क्षेत्र क्यों है, उसके कुछ कारण आपके सामने बतलाए गए हैं। तो कृषि एक असंगठित क्षेत्र है क्योंकि काम के घंटे जो है निश्चित नहीं है। पहली बात क्या कही गई है कि काम के घंटे कृषि क्षेत्र में निश्चित नहीं है। दूसरी बात देखें, बिना अतिरिक्त वेतन के काम करना पड़ता है, बिना अतिरिक्त वेतन के काम करना पड़ता है। जहां पर संगठित क्षेत्रों में अतिरिक्त काम करने के अतिरिक्त वेतन मिलता है, लेकिन कृषि क्षेत्र में अतिरिक्त काम करने पर अतिरिक्त वेतन नहीं दिया जाता है। कृषि मजदूरों को दैनिक मजदूरों के अलावा कोई अन्य सुविधा नहीं दी जाती। रोजगार इस क्षेत्र में सुरक्षित नहीं है, यानी कि जरूरी नहीं कि परमानेंट रोजगार आपको मिल गया। रोजगार इस क्षेत्र में सुरक्षित नहीं है, मजदूरों की भी कोई सुरक्षा नहीं है, यानी कि मजदूरों को कुछ होता है तो भैया असंगठित क्षेत्र है, जिम्मेदारी किसी की नहीं होगी, मजदूर की स्वयं की होगी, और नियम विनियम का अनुपालन नहीं होता क्योंकि सरकारी नियम यहाँ पे लागू ही नहीं होते। तो ये बातें सीख ली अपन ने कि कृषि एक असंगठित क्षेत्र है। क्यों? तो भारत में कृषि के असंगठित क्षेत्र में होने के कारण कुछ इस तरीके से हैं। ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। चलिए, संरक्षण की आवश्यकता वाले लोग, किन लोगों को संरक्षण की आवश्यकता होती है? जैसे कि असंगठित क्षेत्र की अपन बात करें तो असंगठित क्षेत्र में भूमिहीन किसान, वे किसान जिनके पास स्वयं की भूमि नहीं है, ऐसे किसान असंगठित क्षेत्र में आते हैं। पहली बात तो यह है कि पूरा का पूरा कृषि क्षेत्र ही असंगठित क्षेत्र में आता है। तो भूमिहीन किसान जिनको संरक्षण की आवश्यकता है, कृषि श्रमिक, कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, छोटे व सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है, काश्तकार, बटाईदार, शिल्पी आदि, ये सब किस क्षेत्र में आते हैं? असंगठित क्षेत्र में आते हैं और इनको संरक्षण की आवश्यकता होती है। शहरी क्षेत्रों की बात करें, शहरी क्षेत्रों में किन व्यक्तियों को संरक्षण की आवश्यकता है? जैसे कि औद्योगिक श्रमिक, उद्योगों में काम करने वाले मजदूर जिनके लिए काम करने का समय निर्धारित नहीं है कि इतनी अवधि तक, इतने महीनों तक, इतने सालों तक उनको रोज काम मिलेगा ही। निर्माण श्रमिक, निर्माण काम में, घर बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, इमारतें बनाने में जो श्रमिक काम कर रहे हैं। व्यापार व परिवहन में कार्यरत व्यक्ति, शहरी क्षेत्रों में जो छोटे छोटे व्यापार करते हैं, जो परिवहन में काम करते हैं, यातायात में काम करते हैं। कबाड़ व बोझा ढोने वाले लोगों को संरक्षण की आवश्यकता होती है। तो शहरी क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में जितने भी व्यक्ति काम करते हैं उनको सभी को संरक्षण की आवश्यकता है। साथ ही साथ असंगठित क्षेत्रों में यानी कि कृषि क्षेत्र में जितने भी व्यक्ति, चाहे वो भूमिहीन किसान हो, कृषि श्रमिक, छोटे व सीमांत किसान, काश्तकार, बटाईदार, शिल्पी, इन सभी को जो है संरक्षण की आवश्यकता होती है। तो ये सारी बातें अपनी हो गई असंगठित क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों में किन किन व्यक्तियों को, और वो व्यक्ति क्या क्या काम करते हैं, तो किन कार्यों को करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण की आवश्यकता होती है। अब देखें आगे, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की अब हम बात करें। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की अब हम बात करें, यानी कि स्वामित्व के आधार पर जो क्षेत्र बांटे गए हैं, स्वामित्व आधारित क्षेत्र, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की बात करें। स्वामित्व यानी कि अधिकार के आधार पर, स्वामित्व यानी कि अधिकार के आधार पर क्षेत्रों का बंटवारा किस तरीके से किया गया है। सबसे पहले हम सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें। सार्वजनिक क्षेत्र जिसमें अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है, सरकार का अधिकार होता है और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध करवाती है। सार्वजनिक क्षेत्र कौन से क्षेत्र होते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र उन क्षेत्रों को कहा जाता है जिन पर स्वामित्व या अधिकार सरकार का ही होता है, जिनकी अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सारी सेवाएं उपलब्ध कराती है, उसे कहा जाता है सार्वजनिक क्षेत्र। निजी क्षेत्र,
निजी क्षेत्र की बात करें, स्वामित्व के आधार पर या अधिकार के आधार पर बात करें, निजी क्षेत्र की बात करें, तो वह क्षेत्र जिसमें परिसंपत्तियों का स्वामित्व और सेवाओं का वितरण एक व्यक्ति या कंपनियों के हाथों में होता है। ठीक है, किनके हाथों में परिसंपत्तियां होती हैं, या स्वामित्व होता है, या अधिकार होता है, या सेवाओं का वितरण होता है, एक व्यक्ति या एक कंपनी के हाथ में ही होता है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर के हाथ में ही होता है, तो उस क्षेत्र को निजी क्षेत्र कहा जाता है। तो ये दो बातें हो गई अपनी स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रों के विभाजन की। तो स्वामित्व या अधिकार के आधार पर दो क्षेत्रों में बांटा गया है, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। अब देखें सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें कि सार्वजनिक क्षेत्र की क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहली है कि परिसंपत्तियों पर सरकार का ही नियंत्रण होता है। सभी सेवाएं सरकार ही उपलब्ध कराती है क्योंकि सरकार का ही अधिकार है। इसका उद्देश्य अधिकतम सामाजिक कल्याण होता है। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य क्या होता है? अधिकतम सामाजिक कल्याण होता है। रोजगार सुरक्षा दी जाती है, रोजगार की सुरक्षा होती है। जो व्यक्ति सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते हैं तो रोजगार की सुरक्षा होती है, यानी कि ये संगठित क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? ये संगठित क्षेत्र है। अभी अपन ने संगठित और असंगठित क्षेत्रों के बारे में पढ़ा था। तो ये जो अपना है सार्वजनिक क्षेत्र, वो संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्योंकि यहाँ निश्चित सेवाएं दी जाती हैं, निश्चित अवधि के लिए काम दिया जाता है, काम करने के घंटे निर्धारित होते हैं, वेतन निर्धारित होता है, साअवकाश वेतन प्राप्त होता है, तो और रोजगार की सुरक्षा भी दी जाती है। उसके बाद देखिए सवैतनिक छुट्टी व अन्य सेवाएं भी दी जाती हैं। तो इस सबसे हमें क्या पता चलता है कि भाई सार्वजनिक क्षेत्र एक संगठित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जहां पर परिसंपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण होता है। सभी सेवाएं सरकार ही उपलब्ध कराती है। इसका उद्देश्य अधिकतम सामाजिक कल्याण होता है, रोजगार की सुरक्षा दी जाती है, सवेतन छुट्टी व अन्य सेवाएं भी दी जाती हैं। किस क्षेत्र के माध्यम से? सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से। अब चलते हैं आगे। निजी क्षेत्र की क्या विशेषताएं होती हैं? परिसंपत्तियों पर निजी स्वामित्व होता है, यानी कि सरकार का स्वामित्व नहीं होता। सारी चीजें एक व्यक्ति या एक कंपनी ही उपलब्ध कराती है। और सार्वजनिक क्षेत्र के अलावा निजी क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो निजी क्षेत्र में अधिकतम लाभ कमाना इनका उद्देश्य होता है। निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है कि अधिक से अधिक लाभ कमाना। और रोजगार व श्रमिक जो है निजी क्षेत्र में काम करने वाले रोजगार व श्रमिक जो है असुरक्षित होते हैं। रोजगार भी असुरक्षित होता है कि पता नहीं चलता कि कब आपसे आपका रोजगार छीन लिया जाए, कब श्रमिकों से उनका जो है रोजगार छीन लिया जाए। तो ये सभी जो है, चाहे रोजगार हो आपका और चाहे उसमें काम करने वाले श्रमिक हों, वो असुरक्षित महसूस करते हैं। और अगली बात करें तो सवैतनिक छुट्टी व अन्य सेवाएं भी जो है सामान्यतः नहीं दी जाती हैं। सवैतनिक छुट्टी यानी कि वेतन सहित छुट्टी मिले कि छुट्टी भी मिले और पेमेंट भी मिले, ऐसा नहीं होता है। और अन्य सेवाएं भी सामान्यतः नहीं दी जाती हैं। तो ये सारी बातें हो गई आपकी निजी क्षेत्र की। तो इस तरीके से आप सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में अंतर को भी जान गए होंगे। अगर आपसे सवाल पूछा जाता है, अलग अलग पूछा जाए, जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, तो लिख देनी है। सवाल पूछा जाए कि निजी क्षेत्र क्या है और उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, तो वो भी लिख देना है। इसके अलावा सवाल पूछा जाए आपसे कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में अंतर बताइए, डिफरेंस बताइए, तो आपको इस तरीके से अंतर भी लिख देना है। चलिए अब देखें सार्वजनिक क्षेत्र की राष्ट्र के निर्माण में क्या भूमिका है। सार्वजनिक क्षेत्र जो सरकारी क्षेत्र है, संगठित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र की राष्ट्र के निर्माण में क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। पहली भूमिका की बात करें, सार्वजनिक क्षेत्र में ढांचागत सुविधाओं, कृषि व उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ा रहे हैं, ये उद्योग क्षेत्र को आगे बढ़ा रहे हैं, यानी कि राष्ट्रीय आय में सीधा योगदान है, राष्ट्र के निर्माण में इनका सीधा योगदान है। तो इसमें जितनी भी ढांचागत सुविधाएं यानी कि बुनियादी सुविधाएं हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, कृषि है, उद्योग है, इन सबको बढ़ावा दिया जाता है।
लोगों को सुविधाएं न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध करवाई जाती हैं सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा। लोगों की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, सुविधाएं हैं, न्यूनतम मूल्य पर, कम से कम मूल्य पर, कम से कम रेट पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन व विक्रय में सरकारी सहायता और अनुदान भी दिया जाता है। आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन यानी कि जिन वस्तुओं का उत्पादन जरूरी ही है, आवश्यक ही है, उनके उत्पादन में और विक्रय यानी कि बेचने में सरकारी सहायता दी जाती है और अनुदान भी दिया जाता है। अधिकतम सामाजिक कल्याण का उद्देश्य रखकर योजनाएं बनाई जाती हैं। जबकि निजी क्षेत्र का क्या उद्देश्य था? निजी क्षेत्र का उद्देश्य था कि खुद को ही ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना है। और जबकि सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें, जो कि एक संगठित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, तो सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य क्या होता है? अधिकतम सामाजिक कल्याण। अधिकतम सामाजिक कल्याण का उद्देश्य रखकर ही सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा सभी के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। श्रमिकों को अच्छी कार्य सुविधाएं, वेतन आदि प्रदान किया जाता है। तो ये सारी बातें हो गई अपनी किसकी? सार्वजनिक क्षेत्र की राष्ट्र के निर्माण में क्या भूमिका होती है। ये सारी बातें अपन ने सीख ली। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहां से कि सार्वजनिक क्षेत्र की राष्ट्र के निर्माण में भूमिका को समझाइए। तो बिल्कुल सेम टू सेम, हूबहू ऐसा ही आपको लिख देना है। चलिए अब भाई, जनसंख्या वृद्धि सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि से अन्य सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जनसंख्या वृद्धि होगी तो संसाधनों की कमी महसूस होगी, रोजगार के साधन कम होंगे, देश में कई सारी समस्याएं आएंगी, आवास की समस्या, भोजन की समस्या, रोजगार की समस्या, ऐसी कई अनेक अनंत समस्याएं देखने को मिलेंगी। तो तेजी से बढ़ती जनसंख्या जो है किस प्रकार बेरोजगारी को प्रभावित करती है? पूछा गया है कि तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या किस प्रकार बेरोजगारी को प्रभावित करती है। भारत की बात करें तो भारत की जनसंख्या वर्तमान में 2023 की बात करें तो भारत की जनसंख्या वर्तमान में 140 करोड़ को पार कर चुकी है और भारत जनसंख्या के मामले में विश्व में प्रथम स्थान पर पहुंच चुका है। चीन को भी भारत ने भाई जनसंख्या के मामले में पछाड़ दिया है, जबकि 2011 तक चीन जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश माना जाता था। भारत जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश माना जाता है। तो तेजी से बढ़ती भारत की जनसंख्या के लिए किस प्रकार बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा, या तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या किस प्रकार बेरोजगारी को प्रभावित करती है? सीधा क्वेश्चन यहां से आपसे पूछा जा सकता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं कि जनसंख्या वृद्धि का बेरोजगारी पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। पहला पॉइंट है, रोजगार के अवसर जनसंख्या के अनुपात में नहीं बढ़ते। यानी कि जितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, जितनी जनसंख्या बढ़ रही है उसके साथ रोजगार उसी अनुपात में, उसी रेशियो में नहीं बढ़ते हैं कि भाई आज 5 बच्चे पैदा हुए तो 5 रोजगार भी पैदा हो गए हों, ऐसा नहीं होता है। रोजगार के अवसर जनसंख्या के अनुपात में नहीं बढ़ते हैं। दूसरी बात करें, कृषि व शहरी क्षेत्रों में प्रचंड बेरोजगारी बढ़ जाती है। प्रचंड बेरोजगारी का मतलब क्या है कि आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों का काम करना, आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों का किसी क्षेत्र में काम करना, किसी भी क्षेत्र में, यानी कि जितने व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है उससे ज्यादा व्यक्ति किसी क्षेत्र में काम कर रहे हों तो वो प्रचंड बेरोजगारी कही जाती है। प्रचंड बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी कही जाती है कि देखने में तो ऐसा लगता है कि व्यक्ति काम में लगा हुआ है, लेकिन उस काम में लगे होने से ना तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और ना ही व्यक्ति के पास उतनी इनकम आती है। तो कृषि व शहरी क्षेत्रों में प्रचंड बेरोजगारी बढ़ जाती है। किसके कारण से? तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण से। संसाधनों पर बोझ बढ़ जाता है, बिल्कुल, क्योंकि संसाधन उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं है जितनी मात्रा में जनसंख्या है। तो जनसंख्या क्या है? फिर संसाधनों पर बोझ का एक कारण है।
उसके बाद देखें, अधिक व्यक्ति उपलब्ध होने से रोजगार से प्राप्त आय निम्न स्तर पर आ जाती है। अगर अधिक व्यक्ति उपलब्ध होते हैं तो रोजगार से प्राप्त आय निम्न स्तर पर आ जाती है। यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी की बात करें, इसको हम प्रच्छन्न बेरोजगारी से रिलेट करें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे अधिक व्यक्ति उपलब्ध हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी में भी आवश्यकता से अधिक व्यक्ति उपलब्ध होते हैं काम करने के लिए, उसे ही क्या कहा जाता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो रोजगार से प्राप्त आय निम्न स्तर की होती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी में भी यही बात होती है कि आवश्यकता से अधिक व्यक्ति किसी काम को करने में लगे हों तो उनको कम पैसा मिलेगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है भाई, रोजगार से प्राप्त आय निम्न स्तर पर आ जाती है, यानी कम पैसा मिल रहा है। उसके बाद देखें, वस्तुओं व सेवाओं की कीमत बढ़ जाती है और उपलब्धता कम हो जाती है। भाई जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है और संसाधन उतने ही उपलब्ध है, संसाधन रिसोर्सेस उतने ही उपलब्ध हैं तो पूर्ति नहीं हो पा रही, यानी कि मांग बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है लेकिन मांग बढ़ी लेकिन पूर्ति कम है। क्या है, पूर्ति कम है, यानी कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई, डिमांड मोर और सप्लाई लेस, लेस सप्लाई, तो क्या होगा भाई, कीमतें बढ़ेंगी क्योंकि उतनी चीजें उपलब्ध ही नहीं है जितनी मात्रा में डिमांड है, तो महंगाई तो बढ़ेगी ही, यानी कि वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी। तो जब जनसंख्या बढ़ती है तो कुछ इस तरीके से हमें बेरोजगारी प्रभावित होती हुई दिखाई देती है, यानी कि बेरोजगारी इस तरीके से प्रभावित होती है, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या से बेरोजगारी भी साथ साथ उसी अनुपात में बढ़ती जाती है, ना कि उसी अनुपात में रोजगार का सृजन होता है। तो ये सारी बातें अपन ने सीख ली कि तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या किस तरीके से बेरोजगारी को प्रभावित करती है। चलिए शहरी क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने की कुछ विधियां बताई गई हैं। भाई शहरी बेरोजगारी किस तरीके से दूर की जा सकती है, दो तरीके से सवाल यहाँ पे बन सकता है। पहला क्या बन सकता है कि शहरी क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने की क्या विधियां हैं, या दूसरा ये बन सकता है कि शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी को किस तरीके से दूर किया जाए। तो पहली बात कही गई है कि क्षेत्रीय शिल्प उद्योग व सेवाओं को प्रोत्साहन देना। उस क्षेत्र में जो भी शिल्प उद्योग है यानी कि कला से संबंधित उद्योग हैं उनको प्रोत्साहन दो, सेवाओं को प्रोत्साहन दो। पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाए, यानी कि पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। उसके बाद देखें, अनावश्यक सरकारी नीतियों और नियमों में परिवर्तन किया जाए, यानी कि जरूरत से ज्यादा नियम कानून ना थोपे जाएं, नियम सरल हो, आसानी से सभी व्यक्ति उसका पालन कर सके और ज्यादा प्रतिबंध ना लगाया जाए लोगों के काम करने पे, यानी कि उदारीकरण की नीति को प्रत्येक क्षेत्र में अपनाया जाए। तो अनावश्यक सरकारी नीतियों व नियमों में परिवर्तन किया जाए। उसके बाद देखें, मूलभूत सुविधाएं, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना, मूलभूत सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाए, जो भी बेसिक नीड्स हैं उसको बढ़ावा दिया जाए और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए ताकि शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दूर हो, शहरी क्षेत्रों के लोगों को रोजगार प्राप्त हो। आसान शर्तों पर ऋण या आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, बैंकों के द्वारा जो भी ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जो भी लोन उपलब्ध कराया जाता है उनकी शर्तें आसान हो। और दूसरी बात क्या कही गई है, दूसरी बात ये कही गई है कि कम दर पर ब्याज उपलब्ध कराया जाए, कम दर पर लोन दिया जाए, यानी कि ब्याज रेट ज्यादा ना हो और आर्थिक सहायता प्रदान करी जाए। तो इन सभी चीजों को फॉलो करते हुए, इन सभी बातों के द्वारा, इन सभी नियम कायदे कानून के द्वारा जो है शहरी क्षेत्रों में रोजगार पैदा किया जा सकता है और शहरी क्षेत्रों की बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें भी आप सभी की समझ में आ गई होंगी। कृषि क्षेत्र की कुछ प्रमुख समस्याओं के बारे में भी जान लेते हैं। कृषि क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं क्या क्या होती हैं, जैसे कि असिंचित भूमि। असिंचित भूमि यानी कि भूमि सिंचित नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंचाई के पर्याप्त साधन, सिंचाई की पर्याप्त उपलब्धता, सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था का ना होना, ये एक हो गई क्या कृषि क्षेत्र की समस्या। आय में उतार चढ़ाव,
आय में उतार चढ़ाव कैसे? जरूरी नहीं कि हर वर्ष एक सी कृषि हो, हर वर्ष फायदा ही हो, हर वर्ष एक समान मात्रा में ही जो है किसानों को आय प्राप्त होती रहे। कभी इनकम कम होगी उनकी खेती से, कभी इनकम ज्यादा होगी। तो इस तरीके से आय में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। कर्ज का बोझ, जी हाँ, किसान जो है जिनके पास उतनी पूंजी नहीं है, कर्ज लेकर खेती करते हैं। कर्ज भी उच्च दर पर मिलता है, यानी कि ब्याज जो है बहुत ज्यादा दर पे मिलता है। तो क्या होता है, किसान उतना ब्याज जो है चुका नहीं पाते, उतना पैसा चुका नहीं पाते और दूसरा पैसा लेने के लिए फिर खड़े हैं कि फिर से आवश्यकता है कृषि के लिए। तो कर्ज का बोझ जो है हर सीजन पर, हर मौसम में बढ़ता ही जाता है। मौसम के बाद या पहले कोई नौकरी नहीं, यानी कि मौसमी बेरोजगारी, इसी को कहा जाता है ग्रामीण क्षेत्र का एक प्रकार है, ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगारी का एक प्रकार है मौसमी बेरोजगारी। मौसम के पहले या बाद में कोई नौकरी नहीं मिल पाती है इनको। किस तरीके से? कृषि क्षेत्र की समस्या है मौसम के पहले या बाद में। जैसे कि एक फसल बो दी गई, मान लो जून जुलाई में फसल बो दी, अब वो अक्टूबर तक कटेगी, अक्टूबर तक फसल तैयार होगी, फिर कटेगी। उसके बीच का जो समय होता है, फसल को बोने और फसल को काटने के बीच का जो समय होता है, उस समय व्यक्ति के पास कोई काम नहीं। फसल के कटने के बाद व्यक्ति के पास कोई काम नहीं। तो मौसम के बाद या पहले उनके पास कोई नौकरी नहीं होती, कोई काम नहीं होता, जिसे मौसमी बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखें, एक और समस्या देखें तो कृषक कटाई के तुरंत बाद स्थानीय व्यापारियों को अपना अनाज बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। जैसे ही फसल की कटाई हुई, किसानों ने फसल की कटाई करी, उसके तुरंत बाद वहीं के जो स्थानीय व्यापारी हैं उनको अपना अनाज बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्यों तुरंत किसानों को अनाज बेचना पड़ता है कटाई के तुरंत बाद? क्योंकि भाई उन्होंने कर्ज लेके रखा है, कर्ज चुकाना भी है, तो वो इंतजार नहीं कर सकते कि हमारी फसल का जब दाम बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि फसल के दाम में, अनाज के दाम में भी उतार चढ़ाव होता रहता है। कुछ लोग एक समय तक इंतजार भी करते हैं कि जब हमें फसल के अच्छे दाम मिलेंगे बाजार में, मंडी में, जब अच्छे दामों पर फसल जो है बेची जाएगी, अच्छे दाम होंगे, तब हम अपनी फसल को बेचेंगे। लेकिन भाई वो कर्ज में डूबे हुए रहते हैं, इसलिए स्थानीय व्यापारियों को तुरंत उनको फसल बेचनी पड़ती है, कर्ज चुकाना होता है और खुद का खर्चा जैसे तैसे चलाना होता है। तो ये सारी समस्याएं हो गई, कृषि क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं। इस तरीके से आपसे पूछी जा सकती है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि कृषि क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं के बारे में बताइए, या प्राथमिक क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं के बारे में बताइए। तो आपको ऐसे ही लिख देना है। कृषि क्षेत्र में अधिक रोजगार पैदा करने के उपाय। भाई समस्याएं तो जान ली अपन ने कि कृषि क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। अब कृषि में अधिक रोजगार पैदा करने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं? तो पहला उपाय है किसानों को कृषि उपकरण खरीदने के लिए ऋण दिया जा सकता है। क्या है पहला उपाय? कि किसानों को कृषि उपकरण खरीदने के लिए ऋण दिया जा सकता है, लोन दिया जाए। सूखे क्षेत्रों की सिंचाई के लिए बांध बनाए जा सकते हैं। जो सूखे क्षेत्र हैं, असिंचित भूमि है, जो कि कृषि क्षेत्र की एक प्रमुख समस्या थी, तो सिंचाई के लिए भी बांध बनाए जाए। बीज और उर्वरकों पर सब्सिडी दी जाए, ठीक है, सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए। भंडारण की सुविधा प्रदान करी जाए। उसके बाद परिवहन सुविधाओं को बढ़ाया जाए ताकि किसान अपना अनाज दूर स्थित क्षेत्रों में भी बेचने के लिए जा सके, जहां पर उनके लिए अच्छे दाम मिलते हो। तो कृषि क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के या रोजगार पैदा करने के उपाय भी आपसे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो आप इस तरीके से कृषि क्षेत्र में अधिक रोजगार पैदा करने के उपायों को बता सकते हैं। चलिए, तो आज का जो सेशन है वो यहीं पे खत्म होता है। इसमें हमने जाना पूरा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, जो आपकी इकोनॉमिक्स का 10th क्लास की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक जो है उनके बारे में जाना। और इस चैप्टर का जितना भी मटेरियल है, 2 से 3 पार्ट में ये चैप्टर पढ़ाया गया है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारा कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन की लिंक में मिल जाएगा और आपकी उसमें भी मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। और ये सारी चीजें आपको कहाँ पे मिलेंगी? मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर, वेबसाइट पर और एप्लीकेशन पर, तीनों जगह ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं
तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप दोनों चीज़ें अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपके लिए कुछ टॉप कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि CBSE इंग्लिश मीडियम, CBSE हिंदी मीडियम, 3 स्टेट बोर्ड को भी कवर करते हैं, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और MP बोर्ड। इसके अलावा कुछ और कोर्सेज भी हमारे पास उपलब्ध हैं, जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, CVT, NTSC और ओलंपियाड जैसे कोर्सेज भी हमारे पास उपलब्ध हैं। और ये सारे कोर्सेज एक ही प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ एकदम फ्री में उपलब्ध है। जी हाँ, एक ही प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ इतने सारे कोर्सेस आपको फ्री में उपलब्ध कराए जाते हैं। और मैग्नेट ब्रेन्स जो है यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है, तो आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी हम हैं। और आपको क्या करना है भाई, आपको आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल से जुड़ी सारी अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।